बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको ठीक ठाक और खुश रखे। ओके डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आज मैं लेक्चर 32 पे बात कर रहा हूँ और टॉपिक है ग्रुप टू एलिमेंट। ग्रुप टू एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये एस एंड पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, टिपिकल एलिमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, आज मैं पेयर 4 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका कुछ ना कुछ इसमें कंसेप्ट बन सके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे सोचे तो मेरे ख्याल में मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस किस्म के क्वेश्चन इस किस्म के क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन कहते हैं कि कौन सा वाला विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजेज एट हाईएस्ट टेम्परेचर, इनमें से कौन से वाले जो है वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होंगे। तो अगर आप थोड़ा गौर करें, कैल्शियम का कार्बोनेट है, बेरियम का कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है और स्ट्रॉन्शियम का कार्बोनेट है। तो आपको ये अंदाजा है कि ये सारे एक ही ग्रुप के, ग्रुप नंबर 2 के मेटल है। तो मेरा मतलब ये है कि हमारे पास देखो, अगर बेरिलियम से स्टार्ट ले रहे, फिर क्या है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो इनमें तो हमारे पास जो यहां मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, यस, कैल्शियम मौजूद है, यस, स्ट्रॉन्शियम मौजूद है, यस, बेरियम मौजूद है, यस। तो इन 4 पे बात है। अगर आप इन 4 पे बात करें तो अब कार्बोनेट तो सब में सेम है, नेचर सेम है। लेकिन अगर हम कहते हैं डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, थर्मल डिकम्पोजिशन जो है, थर्मल डिकम्पोजिशन कंपाउंड की, वो इनके आयोनिक, जितना थर्मल डिकम्पोजिशन हाई होता है, तो मतलब हाई थर्मल डिकम्पोजिशन लेके, ऐसा लेके, तो आयोनिक प्रॉपर्टीज कंपाउंड में ज्यादा हो। अगर कंपाउंड में आयोनिक बिहेवियर, आयोनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो इनके उतने ही थर्मल डिकम्पोजिशन हाई होता है। यानी हाई थर्मल डिकम्पोजिशन से मेरा यहां मतलब ये है कि वो हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर थर्मल डिकम्पोजिशन, चलो मजीद टेम्परेचर भी साथ लेके ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाई टेम्परेचर थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब है हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है। तो इसका मतलब क्या है? मैं अगर इस सारे बात की जगह लिखूं थर्मल स्टेबिलिटी, तो मैं ऑलरेडी आई थिंक कुछ प्रीवियस लेक्चर में लिख भी चुका हूं, ये बात कर भी चुका हूं। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आयोनिक प्रॉपर्टीज के साथ, आयोनिक बिहेवियर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आप इस अंदाज में बात करें ठीक है, इस अंदाज में बात करें तब भी ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम देखें बेरियम पे, तो बेरियम जो है इन सब में से बड़ा है। और अगर एमंग देम जो कि ऑप्शन में मौजूद है, मैग्नीशियम सबसे छोटा है, तो मैग्नीशियम जो है टस्ट वो छोटा है और बेरियम जो है वो सबसे बड़ा है। अब आप बता दें, अगर कार्बोनेट आयन जो है यहां भी हो, यहां भी हो, दोनों जगह पे हो, ये क्या चीज है? कार्बोनेट आयन। ठीक है, ये क्या है? कार्बोनेट आयन है। तो मेरा मेरा मतलब ये है कि कार्बोनेट आयन दोनों में सेम है, साइज सेम है, लेकिन इस नेगेटिव से ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस नेगेटिव से ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेफिनेटली अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे
तो जब ज्यादा खींचेंगे तो दरमियान की तरफ लेकर आएंगे तो इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें वो ज्यादा उससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते हैं क्योंकि ये खुद बड़ा है, इनकी न्यूक्लियस से अपने इलेक्ट्रॉन दूर है, तो वो किसी और के इलेक्ट्रॉन क्या खींचेंगे ज्यादा। तो इसलिए ये ज्यादा नहीं खींच सकते हैं, तो ये नेगेटिव ही रहेंगी ज्यादातर और ये पॉजिटिव। तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर मोर है और इसमें आयोनिक कैरेक्टर, इस कंपाउंड के हम बात करते हैं, लेस है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इस बेरियम के पोलराइजिंग पावर, इन अदर टर्मिनोलॉजी पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, दूसरे को ज्यादा पोलर नहीं बना सकता है। उनका ये हिस्सा नेगेटिव बना ले कार्बोनेट का, वो हिस्सा पॉजिटिव रहे, यानी उनके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर दे, डिस्टोर्जन ले आए, तो ये ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसका पोलराइजिंग पावर कम है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, इस बुनियाद पे भी आप समझ सकते हैं कि दिस शुड बी मोर आयोनिक एंड दिस शुड बी मोर कोवैलेंट एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगर ये मोर कोवैलेंट है, सॉरी मोर आयोनिक है, तो जब मोर आयोनिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए। अब आप जवाब ढूंढ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोज एट हाईएस्ट टेम्परेचर, जो थर्मल स्टेबल हो, जो मोर आयोनिक हो, वो कौन सा है? एमंग देम ये बेरियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, सबसे पहले तो आपको ये पता हो मैग्नीशियम सिलिकेट का फॉर्मूला ये है, इज कॉमनली नोन एज, मैग्नीशियम सिलिकेट जो होता है उसको हम कॉमनली कहते हैं सोप स्टोन। क्या कहते हैं? सोप स्टोन। तो इसमें जो ऑप्शन है कोरंडम, कोरंडम जो है, कोरंडम वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डाल दे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाते हैं। और स्टोमिक एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल होता है। जो सिरप होता है स्टोमिक एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी ये डाला जाता है, यानी यही चीज मेन चीज होती है। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या है जो आम आप पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, पीना नहीं है चाहिए, ये क्या है? कार्बोनेटेड वाटर है। और कार्बोनेटेड वाटर से क्या मतलब? वाटर और उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के जोर पे मिक्स किया होता है, तो वो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। तो इसको हम कहते हैं एक ऐसे वाटर जिसमें ये चीज मौजूद हो, ज्यादा हो, आम नेचुरल से ज्यादा हो, तो फिर इनको कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर। ओके, अब इसकी बात अगर हम करें तो सोप स्टोन, सोप स्टोन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाए, किस फॉर्म में हो जाए? हाइड्रेटेड, इनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाए, तो फिर इसको हम सोप स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोप स्टोन। तो आपका डियर स्टूडेंट जवाब क्या है? सोप स्टोन किसको कहते हैं? मैग्नीशियम सिलिकेट को कहते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा वाज़ेह कर दिया ताकि आपको इनके साथ मजीद जो ऑप्शन है वो भी क्लियर हो जाए, कहीं और जगह पे आपके काम आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी स्पर, आसान है, ये एक आम जनरल नेम है। तो हम इसमें अगर बात करें, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं है, बेरियम सल्फेट का ये नाम है। किसका नाम है? बेरियम सल्फेट इज कॉल्ड हेवी स्पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम सल्फेट, इसी हेवी स्पर की बात कर रहे, इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, या बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो या लेस सॉल्युबल हो, इन जनरल वर्ड
सॉल्युबिलिटी इन वाटर की हम बात करें तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट, इस सीख ले। मैं इसी पे बात कर रहा हूं ताकि आप ये भी समझ आए। सपोज अगर आपके पास बेरियम सल्फेट है, तो मैं अगर इसको थोड़ा मजीद एलाबोरेट कर दूं, क्लियर कर दूं, तो बेरियम +2 एंड सल्फेट ओरल -2। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, जब हम इनको सॉल्युबल बनाएंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जिनको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं, तो हम इनको एनर्जी देंगे और वो एनर्जी कितने होगी, क्या होगी, लेटिस एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी, ताकि हम इनको क्या कर दे, जुदा करें। अब ये तो ठीक है, लेटिस एनर्जी हम देंगे, लेकिन अगर इनके साथ वाटर इंटरेक्शन करता हो, कौन, वाटर, ये इंटरेक्शन करते हैं, इसी तरह यहां भी वाटर इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये इनके साथ जब इंटरेक्शन करेंगे, ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है, इस सीख ले, कोशिश करें। तो देखिए, इसके साथ वाटर इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के इसके इर्द गिर्द, वो भी इंटरेक्शन करेंगे। इसी तरह यहां भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, वो इंटरेक्शन हर तरफ से करेंगे वाटर। अब आप देखिए, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, रिलीज होगी एनर्जी, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, इस ऐसे एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ लेटिस एनर्जी। तो देखिए, इन दोनों एनर्जीज के बीच में मुकाबला है। अब ये जो एनर्जी है, ये हम बाहर से हीट वगैरह अभी नहीं देते, पहले इन दोनों एनर्जी का, यानी ये जो निकल आती हैं और जो उनको चाहिए, इन दोनों एनर्जी के बीच में मुकाबला हो जाता है। उसके बाद डिसीजन होगा कि बाहर से चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी सब्सटेंस के लिए लेटेस्ट एनर्जी हाई है, सीख ले, तो उनको जुदा करना मुश्किल होगा, उनको सॉल्युबल करना मुश्किल होगा। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो यानी इनके साथ वाटर स्ट्रांग इंटरेक्शन करते हैं, इनके साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, इनके साथ भी, तो जितना वो इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे वाटर इनके साथ, उतना उसको वो जुदा कर लेंगे और ले जाएंगे, डिस्पर्स कर देंगे, सॉल्युबल कर देंगे। तो याद रखें, तो क्या होना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्ट है, और एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इनवर्स है। अब अगर कोई चीज सॉल्युबल नहीं है, तो इसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी कि इसके हाइड्रेशन एनर्जी इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और इनके लेटेस्ट एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए वो सॉल्युबल नहीं है। तो अब मैं मजीद डिटेल में नहीं जा सकूंगा, फिर बहुत लंबी सी बात हो जाएगी कि लेटेस्ट एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करते हैं और ये हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में आपको आइडिया, अगर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है, अपनी थ्योरी सही पढ़ी है, तो फिर आप ये चीज समझते हैं इंडिविजुअली, ये भी समझते हैं इंडिविजुअली, तो फिर इन दोनों को कोरिलेट करते हैं आपस में सबको, तो फिर आप ओवरऑल कंक्लूजन कर सकते हैं। फॉर सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेशन एनर्जी अगर वाटर नहीं है कोई और है, ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी अगर वाटर सॉल्वेंट है ज्यादा होने चाहिए, और लेटिस एनर्जी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, यानी ये वाली इन पे डोमिनेंट आ जाए, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट हो ओवर द लेटिस एनर्जी, देन द सब्सटेंस इज वेरी मच सॉल्युबल। अब आते हैं इसके तरफ, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो इनका कुछ कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के बाद अगर आप ये चीज सीख ले, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखें, बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ, आपको अगर वो कह रहा है कि सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, क्या वजह हो सकता है, लो हाइड्रेशन एनर्जी, अगर ये लो है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये ठीक कह रहे हैं। नंबर 2, लो लेटिस एनर्जी, नहीं, लेटिस एनर्जी कम हो तो ये ज्यादा होना चाहिए था, ये गलत बता रहा है।
अगला सी ऑप्शन, हाई लेटेस्ट एनर्जी, यस, अगर ये हाई है तो ये कम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक है। तो ऑप्शन डी में मौजूद है बोथ ए एंड सी, तो लिहाजा आपका जवाब कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ। ओके डियर स्टूडेंट, आपका जवाब बोथ ए एंड सी, दोनों फैक्टर बता रहा है कि इसकी वजह से बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम है। मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ आनी चाहिए, बहुत सारी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।